हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं आप लोग को जो है चाइल्ड डेवलपमेंट करवा रही हूँ, सीबीडी करवा रही हूँ। और अभी सीटेड वालों के लिए एंड पेपर 1 जिन लोग का है यूजीसी नेट में, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स उनसे रहता है। तो आप इसको जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप अंत तक देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो आई थिंक ये आप सभी जानते होंगे। मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता जो हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बताइए, आप एक शिक्षक हैं ऑलरेडी, विद्यार्थियों की शिक्षा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पहला है अनुवांशिकता, बी है वातावरण, सी है ABC दोनों। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ABC दोनों की होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, बट मैं आपके लिए वीडियो डालना कभी बंद नहीं करती हूँ, कुछ भी हो जाए। स्टडी इज़ गोइंग ऑन होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? तो पहला है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण और सूचनाओं का संग्रहण पुनः प्रस्तुतिकरण, है ना। आप देखिए, आप जानते हो कि जो ग्रहण कोई भी जो सूचना होता है उसको एट फर्स्ट में क्या कहते हैं? ग्रहण की गई सूचनाओं का रूपांतरण करते हैं, है ना। फिर उसका हम विस्तार करते हैं, यूज़ करते हैं, देन अगर संग्रहण करते हैं और पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए, धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम प्रसव पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रसव पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क एवं तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? तो ये ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्वानुक्रमिक अवस्था, औपचारिक परिचालन अवस्था, ठोस परिचालन अवस्था। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल कब होगा? औपचारिक परिचालन अवस्था में अमूर्त तर्क कर पाएंगे, है ना। व्यक्तित्व मापन की CAT जिसको विधि दी गई थी, कौन दिया था? CAT विधि जो था ये व्यक्तित्व मापन का है। स्किनर, बेलक, हॉलैंड या मर्रे द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका हो जाएगा बेलक द्वारा, बी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि जो है बेलक द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAT, है ना। TEAT जो है हेतु कितने कार्ड होते हैं? जो TAT क्या है? विधि है। तो इसमें आपके कितने कार्ड होते हैं? 10, 20, 30, 40। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चारों में से कोई भी सटीक नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जो TET में इसमें मैंने कहा कि चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए जो होता है ना 31 होता है, 30 नहीं होगा, 31 कार्ड होगा क्योंकि एक कार्ड जो होता है वो वाइट होता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 30 कार्ड होते हैं, तो ये 30 कार्ड में 10 कार्ड क्या होगा? 10 कार्ड आपका जो होता है महिला का होता है, 10 कार्ड पुरुष का होता है, 10 कार्ड जो है दोनों का मिला हुआ होता है। ठीक है ना। और ये जो TAT जो है ये व्यक्तित्व मापन की विधि है, तो इसको किसने दिया था? मुर्रे और मार्गन ने दिया था फ्रेंड्स। और ये जो विधि है ये 1935 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ पेंसिंग का सिद्धांत,
सी का है निरंतरता का सिद्धांत और डी है पैटर्न का सिद्धांत। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत, पैटर्न का सिद्धांत ये आपने सुना होगा। ऑप्शन बी जो था वो क्या था, ऑप्शन नहीं, यानी इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी होगा। कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत जो है वो वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MLL यानी न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है, मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते। सी में सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स 9 का क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर आप, ए हो जाएगा। MLL यानी न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है, मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है? तो किस क्षेत्र में संभव है फ्रेंड्स अधिकतम हस्तांतरण? स्मरण, सामान्यीकरण, अवबोधन या आदतों का निर्माण। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतःदर्शी अवधि संबंधित है, जो संवेदी पेशी अवस्था से, मूर्त सक्रिय अवस्था से, औपचारिक सक्रिय अवस्था से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 11 का क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पियाजे के अनुसार जो है प्राक संप्रत्यात्मक अंतर संबंधी अवधि जो है ये बोल रहा है किससे संबंधित है? संवेदी पेशी, मूर्त, औपचारिक और आपका यहाँ दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि देखिए इस आप जानते ही हैं इसमें कौन सा अवस्था है, अमूर्त अवस्था में जो होगा। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? विक्टर ह्यूम, मास्लो, R.S. वुडवर्थ या स्किनर। तो किसके द्वारा दिया गया था? इसका हो जाएगा सी, यानी R.S. वुडवर्थ। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत जो है वो R.S. वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। बुद्धिलब्धि प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है। बुद्धिलब्धि जो है ये किसके द्वारा? बोन्ड, गिलबर्ट, विलियम स्टर्न या साइमन। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा साइमन स्टर्न। बुद्धिलब्धि जो का प्रत्यय विलियम स्टर्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बुद्धि के बहुवृद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए बुद्धि का जो बहुविध का जो प्रतिपादन किया था कौन हो जाएगा? तो इसका जो होगा गार्डनर हो जाएगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने किया था। उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज, लंबीय, एक पक्षीय, द्विपक्षीय और या एक पुच्छीय या द्विपुच्छीय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बताइए? एक पुच्छीय या द्विपुच्छीय, है ना। उस श्रेणी का पहचान करिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करता। तो देखिए एक पुच्छीय, द्विपुच्छीय ये अधिगम का नहीं है। आप जानते हैं धनात्मक, ऋणात्मक होता है, क्षैतिज या लंबी होता है, एक पक्षीय या द्विपक्षीय। ठीक है, नेक्स्ट यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो फ्रेंड्स पता है ना आपको, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25। तो आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे कि क्या होता है जो, तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है मानसिक आयु, ठीक है, तो मानसिक आयु 5 है बटा वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाता है। तो 4 से आप काटोगे 25 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। कौन सा थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है? तो देखिए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अवलोकन का नियम, अभ्यास का नियम। कौन सा नहीं दिया है? तो अवलोकन का नियम जो है ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ये तीनों दिया है, बट ये वाला जो है वो नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, यानी कौन सा सही है? शिक्षण कौशल से संबंधित श्याम पट पर लिखना, प्रश्न को हल करवाना, प्रश्न पूछना या उपयुक्त सभी।
तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली उपयुक्त सभी हो जाएगा। सैमपट पे लिखाना, प्रश्न को हल करवाना और प्रश्न पूछना, ये सभी आते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या होता है? तो देखिए इसका जो हो जाएगा पुनः बलन हो जाएगा। आप जानते हैं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या हो जाता है? पुनः बलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या नाम है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण आप लोग का जब आप बीएड कर रहे होंगे तब आप लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं वो आप सभी ने किया होगा। तो उसको पूरा करने की जो समयावधि क्या है? तो 36 मिनट है फ्रेंड्स। कितना मिनट है? 36 मिनट। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो देखिए इसमें कौन सी विधि प्रभावशाली है? विकासात्मक मापनी, बालक का व्यक्तित्व वृत्ति अध्ययन, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन या उपयुक्त सभी। तो 21 का क्या हो जाएगा फ्रेंड? 21 का डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? विकासात्मक मापनी, बालक का व्यक्तित्व अध्ययन और बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, ये तीनों। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक क्या होगा? पियाजे, जॉन हॉक, स्किनर, वाइगस्की। तो आप जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? वाइगस्की ने दिया है। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो देखिए समावेशी शिक्षा में केवल विशिष्ट छात्र होंगे, सामान्य और विशिष्ट छात्र होंगे, या केवल सामान्य छात्र होंगे, या बहुभाषीय और प्रतिभाशाली छात्र होंगे? तो जो होगा वो दोनों होगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों समावेशी कक्षा में होते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो देखिए समावेशी की क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो देखिए किसी भी कार्य के लिए आते हैं सभी, क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी होती है और अभिप्रेरणा तो बहुत ज़्यादा जरूरत होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक मंदता का तात्पर्य है। तो देखिए मानसिक मंदता का क्या तात्पर्य? औसत मानसिक योग्यता, औसत मानसिक योग्यता या औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से अधिक मानसिक योग्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, औसत से कम मानसिक योग्यता। मानसिक मंदता का तात्पर्य मतलब जितना और होना चाहिए उससे कम अगर है तो वो मंदता का मतलब वो मंद बच्चा है। ठीक है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो। क्यों हो? तो देखिए इसमें अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने की सहायता मिलती है। इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। सी, इससे अध्यापकों को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इससे कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होता है। तो फ्रेंड्स आपने सोच लिया कि क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही। देखिए इसका हो जाएगा बी, यानी इससे क्या होगा? अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्ति और अभिरुचियों को समझने में क्या होगी? सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? अध्यापक को, विभागाध्यक्ष को, संस्था के प्राचार्य को, या विशेषज्ञ की एक समिति को? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत ही आई थिंक आसान है। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? तो इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, विशेषज्ञों की एक समिति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय जीवन यानी संकुलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। संकुलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बालकों का अनुशासित जीवन, बालकों द्वारा क्षमताओं का अर्जन। तो विद्यालय जीवन यानी संकुलन का मुख्य उद्देश्य बालकों द्वारा क्षमताओं का अर्जन होना चाहिए, है ना, कि बच्चे क्या क्षमता अर्जन कर रहे हैं ये। नेक्स्ट है सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। तो किस पे निर्भर है? समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। सम्मिलित शिक्षा की सफलता
यानी मिला हुआ। तो ये अध्यापक की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लास्ट है ये, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर दो। तो देखिए, इसका बालकों की शिक्षाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्यों दी जा जानी चाहिए? पहला बोला, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं। लड़कियां संख्या में लड़कों से कम हैं। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है। लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, इसका जो होगा वो होगा लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है, इसलिए बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये आई थिंक सभी के लिए था, सीटेट, KVS, UGC नेट पेपर 1 सभी के लिए था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया, तो ये उत्तराखंड वालों के लिए भी है। थैंक यू फ्रेंड्स, एक बार आप लाइक कर दो और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।